from the audience, the persons who are interested to engage with Dr. Bhagat and his series of such homes, or if they want to similarly set up or request him to set up such centers in other places, what kind of expertise generally is required, and how much finances are required, and what are other facilities which need to be thought of while setting up such centers. All the best. Thank you very much. Thank you, Dr. Wadhwa, for the welcome and introduction of Dr. Bhagat. And for all the guests who are joining us even right now, I would like to welcome you all and let you know that we have a very special guest today with us, Dr. Bhagat, who is the person behind Guru Vishram Vrid Ashram, जहाँ पर कि अगर हम में से कोई भी जाना चाहे तो हम देख सकते हैं कितने प्यार से, कितनी सेवा भाव से और जिम्मेदारी से हमारे देश के बुजुर्गों का इतना ध्यान दिया जाता है। एंड इनके सर के काम को शायद कुछ शब्दों में जोड़ पाना मुश्किल है, इसलिए हमने बहुत ही खूबसूरत एक वीडियो बनाया है। इजाजत दें तो प्लीज हम उस वीडियो को पहले प्ले करके और फिर डॉक्टर भगत से हम बात करना चाहेंगे। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को प्लीज प्ले किया जाए। थैंक यू। थैंक यू टीम फॉर प्लेइंग दिस वीडियो। शायद ये मेरा अपना और मानव रचना परिवार का सौभाग्य है डॉक्टर भगत की हम सबको ये मौका मिला कि हम आपसे पर्सनली मिले हैं और गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम में हम आते हैं और आपसे मिलते हैं। लेकिन आज हमने आपको यहाँ इनवाइट किया है क्योंकि शायद ये मौका है कि बाकी सब जाने आपके काम के बारे में और आपकी जिंदगी के बारे में। तो सर पहला सवाल डॉक्टर भगत तो बिल्कुल यही बनता है कि हम ये जानना चाहेंगे कि इतना करने के लिए आपका पहला कदम कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह आप इस काम से जुड़े? मैं भल्ला फाउंडेशन के मेंबर्स ऑर्गेनाइजर डॉक्टर वाधवा मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने वक्त रहते हुए, क्योंकि ये समस्या आगे आने वाले समय में बहुत विकराल रूप धारण करने वाली है। जिस तरह से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी हैं, बट उसके साथ साथ थोड़ी बहुत कहीं न कहीं
ये ऐसी दरारें पैदा कर दे रही हैं परिवार के अंदर, जिससे कि परिवार बिखरने लगे पिछले कई सालों में। और ये समस्या जो बुजुर्गों के अबेंडनिंग की है, ये करीब 20 साल पहले ये शुरू हुई थी। 2000 के आसपास जो है एक दो केसेस आती थी न्यूज़पेपर और टीवी के माध्यम से, मैंने सुना देखा। उसके बाद मैंने एक सर्वे किया था दिल्ली एनसीआर का। मैंने पढ़ा उसमें कि खास तौर से प्रॉब्लम जो है मेट्रो सिटीज, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ ये ज्यादा हैं। साथ में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ हुआ है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हब हैं, उन एरियाज में भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ माइग्रेंट बहुत ज्यादा पूरे दुनिया देश से आते हैं, हमारे हर देश के हर भाग से आते हैं। तो वहाँ पर जो है लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं, और फैमिली जो है ज्वाइंट फैमिली टूट करके गांवों से लोग आए, अलग अलग शहरों से आए, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को साथ ले आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जब तक पेरेंट्स काम करते हैं, वो बिजी हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उस समय आई जब पेरेंट्स एक स्टेज पर आकर वो बेड रिडन हो जाते हैं। ज्यादातर ये प्रॉब्लम जो अभी तक जो मेडिकल रिसर्च है उससे ये है कि डिमेंशिया अल्जाइमर की जो प्रॉब्लम है, मैं डिमेंशिया अल्जाइमर को थोड़ा बताना चाहूँगा। डिमेंशिया में व्यक्ति की मेमोरी लॉस होती है, और जब उनको स्ट्रोक होता है, बेसिकली माइंड में जब ब्रेन में स्ट्रोक आता है, तो उससे ये डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है उस स्ट्रोक की। उसके अकॉर्डिंग उनकी किसी की जिस दिन स्ट्रोक हुआ, जिस मोमेंट हुआ, उससे किसी की 5 इयर्स बैक, किसी की 10 इयर्स बैक, किसी की 15 इयर्स बैक बहुत सारी मेमोरीज लॉस हो जाती हैं, जिसमें ज्यादातर नंबरिंग लॉस होती है। हाउस नंबर भूल जाएंगे, अकाउंट नंबर भूल जाएंगे, नंबरिंग पहले लॉस होती है। और कई बार अगर सीरियस अटैक है तो उसमें वो लोग अपने ही मेंबर को पहचानना भूल जाते हैं। अभी 2 मिनट पहले कोई बात हुई, अगर 2 मिनट बाद उनसे पूछेंगे तो वो भूल गए कि क्या बात हुई। ज्यादातर डिमेंशिया ये वाइडर सेट है, और उसी का एक सब सेट है, दैट इज अल्जाइमर। तो उसमें क्या होता है कि उसमें व्यक्ति क्या कर रहा है उसका कोई लिंक नहीं। जैसे हमें ये मालूम है कि आफ्टर टेकिंग बाथ हमें कपड़े पहन करके बाथरूम से बाहर आना चाहिए, लेकिन उनको ये लिंक नहीं पता है कि हमने बाथ तो ले लिया, अब मुझे कपड़े पहनने हैं। खाना खा लिया, अगर हमारे पास चावल दाल रोटी सब्जी है तो दाल और चावल को मिलाकर खाना है, ये नहीं मालूम है। हम लोग मजबूरी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब प्लेट दी जाती है बुजुर्गों को, तो एक जो बड़ा उसका पोर्शन होता है, उस स्पेस में हम चावल भी डालते हैं, उसी में दाल भी डालनी पड़ती है, उसी में सब्जी भी। अलग अलग उनका खाने बने हुए हैं अलग अलग रखने के लिए। इसके बावजूद क्योंकि वो अलग अलग से सारी चीजें लेकर खा नहीं सकते, इस लेवल पर वो व्यक्ति चला जाता है। तो डिमेंशिया अल्जाइमर की जो प्रॉब्लम है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो 60-70s में ही आ जाती है, जो ज्यादातर जो है। अदरवाइज जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहे हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम आफ्टर 80s आती है, 80s में जाते जाती आती है। बट मैंने देखा है एक 3-4 इयर्स पहले की बात है, एक इंजीनियर को 55 ईयर, बेंगलोर में एक इंजीनियर को ये न्यूज में आया था कि 55 इयर्स की एज में उनको डिमेंशिया हो गया था। एक हमारे सामने एक फैमिली अपने पेरेंट्स को मतलब उनकी वाइफ और उनका बेटा आया था ढूंढते हुए। वो अभी रिटायर होने वाले थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ही वो ड्यू टू मेमोरी लॉस घर से ही वो निकल गए। तो ये कुछ लोगों में अर्ली स्टेज पर आ जाता है, कम एज में आ जाता है। और इसका जो मेजर रीजन है, एक तो स्ट्रेस तो बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा जो है, इसमें जब कोई भी व्यक्ति अकेला रहता है,
अगर फैमिली में है, अगर सोशल उनका सर्कल है, जो लोग सोशल होते हैं वो लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपना भी दुख दर्द बांट लेते हैं, दूसरों का भी दुख दर्द सुनते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं या अपने काम में इतना बिजी हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ हैं, अब जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि मेरे पास जो ग्रैंड सन ऑफ महात्मा गांधी, कन्नू भाई गांधी, वो नासा में साइंटिस्ट थे और वो भी जो है वो मेरे आश्रम में रहे और उनको भी यही प्रॉब्लम हो गई थी। वो भी सारी चीजें भूल गए थे और अमेरिका से फिर वो इंडिया आए, तो उसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, बट वो हमारे आश्रम में रहे। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बहुत से मैनेजर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, अभी उनकी डेथ हुई है थोड़े समय पहले। तो ऐसे लोग जो हैं वो जल्दी कम एज में इसके शिकार हो जाते हैं। अब क्योंकि ये समस्या इतनी विकराल रूप इन फ्यूचर में लेने वाली है, मैं धन्यवाद इसीलिए करना चाहूंगा आप लोगों का कि आप लोग कम से कम इस विषय पर चर्चा तो कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। यूथ को खास तौर से अवेयर करना है कि यूथ जो है, क्योंकि एक कह लीजिए कि मॉरल जो है डिग्रेडेशन हुआ है, जिसमें कि पहले हम लोग, कम से कम मैं अपनी बात बताऊं तो मैं अपने माता पिता को भगवान की तरह मानता हूँ। तो उनकी कैसे, उनको कोई तकलीफ न हो, उनकी सेवा कैसे की जाए, उनके हर फीलिंग्स का ख्याल रखा जाए। तो बेसिकली खास तौर से प्रॉब्लम कहाँ आती हैं, मैं देखा हूँ जनरली जो ऑफिसर्स लोग रहे हैं, जो हायर पोस्ट पर रहे हैं, जब तक वो जॉब में रहते थे तो उनको समाज से भी रिस्पेक्ट मिलता था, फैमिली से भी रिस्पेक्ट। मेरे पास बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत डिप्रेस हो रहे हैं। उनसे पूछता हूँ, समझने की कोशिश किया, तो मैंने इसी रिजल्ट में इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये लोग जो हैं, पहले इन्हें परिवार से, समाज से इनको रिस्पेक्ट मिलती थी, क्यों कि ये जो हैं ये अच्छे लोग हैं, प्रोफेसर हैं या फिर साइंटिस्ट हैं। और जैसे ही ये रिटायर हो गए, तो रिटायर के बाद हमें बल्कि उन्हें और इज्जत देनी चाहिए। वो क्यों देनी चाहिए कि इन्होंने इतनी लंबी लाइफ हमारे समाज को, देश को कंट्रीब्यूट किया। इनके कंट्रीब्यूशन को याद करके और हमें उन्हें और ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। जो इग्नोरेंस है वो फिर अकेला फील करते हैं, उनको लगता है कि मुझे कोई जो है इज्जत नहीं मिल रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये काफी लंबा एक सब्जेक्ट है। और मैं चूंकि 18 साल से इनके बीच में 24 आवर रहता हूँ। जिस दिन से मैंने आश्रम में ओल्ड एज होम शुरू किया था, तब से लेकर आज तक, मैं 2003 में शुरू किया था, नाउ वी आर इन 2021। तो फॉर द लास्ट 18 ईयर्स से मैं 24 आवर्स इनके साथ रहता हूँ। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई, मैं जो इन लोगों के बीच में मुझे, वो यही आई कि एक तो नो डाउट फंड्स की तो प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो फंड्स की होती है। आवाज जा रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल सर, हम आपको सुन पा रहे हैं और बहुत ही ध्यान से आपकी सभी बातों को सुन रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। तो जो बुजुर्ग मेरे पास, करीब मैं 18 सालों में अगर बताऊं तो कम से कम 6000 लोगों को हम लोग सड़कों से उठाकर लाए। और एक व्यक्ति की ऐसी दुर्दशा इन लोगों की जो मैंने देखी है 18 सालों में, आप सोच सकते हैं अगर एक कीड़ा भी, एक मक्खी भी अगर हमारे बॉडी के ऊपर टच करती है तो हमें इरिटेशन होता है। और इन लोगों के किसी का पैर सड़ गया, किसी का हाथ सड़ गया, किसी का, और उसमें लाखों करोड़ों मेगट्स, कीड़े उसमें मूव कर रहे हैं। सोचिए कि वो कितना तकलीफ सह रहा है वो व्यक्ति, और फिर भी वो जिंदा है। सबसे जो दुखदाई बात यह है कि वो उस दर्द को सहते हुए भी वो व्यक्ति जिंदा है और वो सड़क पर पड़े हुए हैं।
तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देख रहा है कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे तड़प रहा है, भूख से, प्यास से, बीमार है। कम से कम हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको एक बार पूछ तो लें। बिल्कुल सर। ऐसे लोगों को हम लोग पिछले 18 सालों से उठा के ला रहे हैं और यहाँ ला करके जिस तरह से हम लोग जब सेवा करते हैं, उनकी बातें तभी जो है एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है, उनकी बड़े अच्छे ढंग से। हमारे यहाँ 300 लोग आज की डेट में हैं। 300 लोगों में कम से कम हम लोग जो 6000 लोगों को लाए, उसमें करीब 2000 वो लोग थे जिनके बच्चों ने उन्हें नहीं निकाला था। वो बिकॉज ऑफ मेमोरी लॉस वो भटक गए थे। वो घर से निकले, वॉक करने गए, वहां से जब वापस आने लगे तो रास्ता भूल गए, मंदिर गए, वहां से वापस आने लगे तो रास्ता भूल गए। तो एक सबसे बड़ा जो हम लोगों का है कि जब भी हमारे इस तरह के बुजुर्ग कभी भी बाहर जाते हैं तो किसी न किसी एक फैमिली मेंबर को उनके साथ जरूर जाना चाहिए। हमें लगता है ये ठीक है, रोज जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने और वापस आ रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद वो एक दिन वापस न आए। तो इसलिए जो है हम लोगों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि नहीं, कभी भी ये स्ट्रोक उनको हो सकता है कि वॉक करने गए हों वहीं उनको स्ट्रोक आ जाए और वो फिर जो है वापस न आए, वो भूल जाए रास्ता। ऐसे भटके हुए करीब 2000 लोग, 30% ये कह लीजिए कि लोग जो हैं भटके हुए थे, उन लोगों को हम लेकर आए, फिर यहाँ पर ला करके ही किसी तरह से उनको, कुछ तो मीडिया के लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, उन लोगों को टीवी में दिखाए। उसके बाद जो है हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोग आए हमारे पास अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए, अदरवाइज भी लोग आते हैं जो अच्छी फैमिलीज के लोग हैं, जो अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, वो लोग आते हैं ढूंढते हुए। एक चीज मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर हमारे समाज के लोग एक बात सोच लें कि हमें अपनी अपनी एरिया में अगर कोई भी बुजुर्ग मिलता है तो उसे अगर कुछ न कर सकें तो हमें इन्फॉर्म कर दें। हम लोगों को अगर कोई सड़क पर बैठा है बुजुर्ग या बीमार हालत में या जिस भी हालत में है, कम से कम हमें इन्फॉर्म कर दें। हमारी गाड़ी 24 आवर दिल्ली एनसीआर में घूमती है, हम लोग उनको उठाकर ले आएंगे। यहाँ आने के बाद कम से कम एक जगह पहुंच गए, उसके बाद हो सकता है उनकी फैमिली के लोग हमें इंटरनेट पर देख करके पुलिस से, और हम लोग जिनको भी लेकर आते हैं उस कंसर्न पुलिस स्टेशन को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं विद फोटोग्राफ्स। उनकी फोटोग्राफ्स को हम लोग अपने साइट्स पर और भी जगहों में हम कोशिश करते हैं। तो इससे ही जो 2000 लोग अपने घरों में गए अपने परिवार के पास, तो इस तरह से अगर लोगों का सहयोग मिले हमें, और खास तौर से इसमें यूथ हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से, यूथ इतनी चैटिंग करता है इंटरनेट पर, वो फेसबुक में हमारे बुजुर्गों की फोटोज डालें, हमारे यहाँ आए, यहाँ मिलें लोगों से, क्योंकि अभी तो कोरोना काल में जो है लोग नहीं आ रहे हैं काफी समय से, और बुजुर्गों को हम लोग टीवी से और भी माध्यम से हम लोग जो हैं उनका एंटरटेनमेंट कराते हैं। लेकिन खास तौर से ये लोग जब हमारे कॉलेज के बच्चे आते हैं तो ये लोग बड़े खुश होते हैं उनको देख करके कि उनको वो लोग अपने पोते पोतियों की तरह, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर की तरह वो लोग देखते हैं और बड़े खुश होते हैं। हैप्पीनेस जो उनको मिलती है, हम लोग खाना दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, बट एक जो खुशी मिलती है वो होती है जब वो लोग जो हैं इन बच्चों से मिलते हैं। मानव रचना से बहुत सारे बच्चे पहले भी आए हैं, और क्योंकि हमें भल्ला फाउंडेशन से आज तक, ये पिछले कई सालों से शुरू हुआ है और अभी तक हमें सपोर्ट मिलता है, एवरी मंथ सपोर्ट मिलता है। तो हमारे पास जो है बच्चे कई बार तो राशन इकट्ठा करते हैं, पैसे भी वहां से आते हैं, ये सारी चीजें इस आश्रम को मिलती हैं, हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ मैं ये चाहूंगा कि जिस तरह से आज आप लोग ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किए हैं,
अपने यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, वो लोग कम से कम पेरेंट्स की, हमारे एज के लोगों की अब ये जिम्मेवारी बनती है कि एटलीस्ट हम लोग अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि बच्चों को अगर हम अपने बच्चे को उपदेश देंगे, बोलेंगे कि बेटा माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो ये देखेंगे कि हम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वैसे ही वो बच्चे फिर हमारी सेवा करेंगे। ये जो भी काम कर रहे हैं हकीकत में हम अपने लिए करेंगे, समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो बेनिफिट मिलेगा वो हमें खुद को मिलेगा। अगर हम किसी बुजुर्ग को सड़क से उठा करके और इस सेंटर में ले आ रहे हैं, तो कल को ये चीज हमारा बेटा देख रहा है, हमारा परिवार देख रहा है, तो वो भी जो है उसके भी, हमारे जो बच्चे हैं वो हमें, हमारी सेवा करेंगे। तो ये एक कड़ी है। अगर कहीं भी ब्रेक होता है इसमें, तो सिर्फ बातों से नहीं, ये काम करना पड़ेगा और इसमें बड़ा अच्छा महसूस होगा। आप लोग अच्छा फील करेंगे, बड़ा एक खुशी मिलती है व्यक्ति को, जो भोजन से नहीं, घूमने से नहीं, अगर किसी की जब जान बचाते हैं आप, एक प्रभु के, एक हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं, अगर एक तड़पते हुए व्यक्ति को, मैं एक कोट यहाँ करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद को, उन्होंने कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ, उस प्रभु का जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उन्होंने मनुष्य को ही, इंसान को ही भगवान माना था, और भगवान के रूप में हमारे ये बुजुर्ग हैं। हमने भगवान को नहीं देखा, हमारे माता पिता ने पैदा किया, हमारा पालन पोषण किया, तो हमारे लिए वही भगवान है जिसको हम देख रहे हैं। बाकी ईश्वर तो सबके लिए हैं, बट हमारा भगवान तो हमारे माँ बाप हैं। जिस दिन हम अपने भगवान को ही, घर से लोग मंदिर में, घर मंदिर है, मंदिर में जैसे देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, वैसे ही हमें अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए, जैसे भी हों वो हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे भगवान के स्वरूप हैं। तो हम लोगों को अगर इस तरह से हम, खास तौर से जो 50-60 की एज के हैं लोग, या फिर जो 40 की एज के हैं, जिनके पेरेंट्स हैं थोड़े बड़े एज के हो गए या समझदार बच्चे हैं उनके, तो वो अगर करते हैं तो बच्चों के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और मैं बच्चों के जो पेरेंट्स हैं अगर जुड़े हुए हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने पेरेंट्स की सेवा करेंगे तो आपकी सेवा आपके बच्चे जरूर करेंगे। ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है, 4 साल पहले इसका एशिया में जो ग्रोथ रेट था वो 233%, अब ये जाकर के करीब 250 से ऊपर या 300 के करीब पहुंच रहा होगा। तो इतनी तेजी से ये बीमारी फैल रही है कि आने वाले 10 वर्षों में बहुत ज्यादा लोग इससे पीड़ित होंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे निकालें, जो बच्चे संस्कारिक नहीं हैं या उनको संस्कार नहीं हम लोग दे पा रहे हैं, वो जरूर निकाल सकते हैं। बट बहुत से लोग जो हैं, बहुत सारी जनसंख्या हमारी जो बुजुर्गों की है, वो लोग अपने आप घर से निकल जाएंगे, मार्केट से भटक जाएंगे, पार्क से भटक जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से भटक जाएंगे, तो उनको कौन देखेगा? अगर हम एक कल्चर डेवलप कर लें कि हमें कहीं भी कोई बुजुर्ग मिलेगा, अगर सड़क पर बैठा है तो उससे 2 मिनट रुक करके बात कर लें, तो एक बहुत बड़ा। और साथ में अभी सर्दियां बहुत हैं, अभी मेरी अपील आप सब लोगों से है, और आपके कॉलेज से खास तौर से मैं आप लोगों से, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये बताएं कि बेटे बेटियां, आप लोग जो हैं जब भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं या सड़क पर जा रहे हैं या कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं, तो आपकी नजर एक बार जरूर जो है, अगर कोई बुजुर्ग बैठा है तो उससे 2 मिनट के लिए रुक करके बात कर लीजिए, कैसे बैठे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। अगर 2 मिनट का वक्त अगर एक
स्टूडेंट ये मान ले कि मुझे अपने इस विंटर के सीजन में, या अगर सब लोग ये सोच लें कि मुझे हर साल न्यू ईयर आता है, अभी नया साल शुरू हुआ है, तो हर साल कम से कम एक बुजुर्ग की जान बचानी है। हमें सड़क से उनको उठा करके और गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में एडमिट करा देना है। उसके आगे हम लोगों की ड्यूटी है। तो इससे बहुत सारे लोगों की हम लोग जान बचा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। हमारे जो 2 सेंटर हैं, नो डाउट मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। मैं खुद अपने हाथों से इनके टॉयलेट साफ करता था, इनके कपड़े धोता था, मैगट्स जो इनके कीड़े निकालता था, ये सारी चीजें मैंने खुद अपने हाथों से किया है और आज तक मैं करता हूँ। आज भी मैं उनका जो भी भोजन वो करते हैं वही भोजन मैं करता हूँ। उनके साथ 24 आवर्स मैं जो हूँ रहता हूँ। हमारे 2 आश्रम हैं। दिल्ली का जो आश्रम है ये मोर आर लेस एक हॉस्पिटल की तरह अब हो गया है। यहाँ पर जो है बुजुर्गों को जब हम लोग रेस्क्यू करके लाते हैं तो यहाँ पर इनको नहला धुला साफ कपड़े पहना करके इमीडिएट हमारी मेडिकल टीम लगती है। वो इनके वाइटल्स चेक करती है। उसके बाद जो है इनका ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, पूरी फाइल बनती है इमीडिएट। फिर इसके बाद डॉक्टर्स उनको चेक करते हैं कि इनकी कंडीशन क्या है। वैसे अगर जो सीरियस कंडीशन के होते हैं उन्हें पहले इमीडिएटली हम स्पेशल केयर यूनिट है हमारी, जहां पर कि पूरी आईसीयूज की फैसिलिटीज हैं। हमारे पास 2-2 वेंटिलेटर्स हैं। हमारे पास जो है पूरा ऑक्सीजन पाइपिंग है। सारी सुविधाएं जो एक आईसीयू में होनी चाहिए वो सारी चीजें इन हाउस हमारे पास हैं। और अच्छे एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स हैं, विजिटिंग डॉक्टर्स हैं, राउंड द क्लॉक नर्सिंग स्टाफ है। तो हम लोगों के ये अभी हमें जो है जो अवार्ड मिला था हेल्थ केयर के ऊपर, जी बिजनेस ग्रुप ने दिया था इंडिया में। वी आर वन ऑफ द बेस्ट एनजीओ जो कि हेल्थ केयर में हम लोग जो हैं फैसिलिटीज जो बुजुर्गों को दे रहे हैं। तो हम लोगों की जो सोच है, जो हम काम करते हैं, वो इन बुजुर्गों को अनाथ की तरह नहीं रखते हैं। ये बुजुर्गों का अनाथ आश्रम जरूर है कहने के लिए, बट हम लोग उनके बच्चे हैं और हम लोग किस तरीके से उनका ख्याल रखते हैं वो जो भी आप लोगों ने देखा भी है। और मैं चाहूंगा कि लोग आकर के देखें। अभी कोरोना के बाद जो है अभी हम लोगों ने अलाउ नहीं किया है। अभी लोग क्योंकि शीशे से जो बाहर से ही लोग देख लेते हैं उन बुजुर्गों को, जाकर पर्सनली मिल नहीं पाते हैं। लेकिन शायद जो है आज से जो शुभारंभ टीके का हुआ है तो इसकी वजह से आने वाले कुछ समय में ही जो है फिर लोग आने लगेंगे। और मैं चाहूंगा कि जैसे आप ये यहाँ से स्टूडेंट आते थे आते रहें, और भी जो सुविधाएं आप लोग की हमें मिलती हैं वो मिलती रहें। बाकी और आप कुछ अगर आप पूछना चाहें तो। नहीं सर, आपने सारी ही अपने 18 से 20 साल के तजुर्बे को, जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपने बहुत ही खूबसूरती से सारी बातों को रखा है। एंड आई थिंक आपने एक चीज़ पे बहुत अच्छा स्ट्रेस दिया है कि ये लाइफ का एक साइकिल है। आज एक बच्चा है, कल बड़ा है, वो बुजुर्ग होगा, और हम जितनी जल्दी इस साइकिल को समझें और एक्सेप्ट करें, शायद उसमें समझदारी रहेगी। लोग अक्सर अपने काम में बिजी हो जाते हैं, जैसा कि आपने बोला, और सुबह निकल के शाम को आए, और कई कई बार ऐसा होता है कि घर में रहने वाले बुजुर्गों से हफ्तों भर बात ही नहीं हो पाती सर। ऐसा हमारे पास भी कितनी बार हम सुनते हैं, अपने आसपास देखते भी हैं। और फिर कहीं ना कहीं ऑब्वियसली फिर वहीं से फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, डिप्रेशन, सेंस ऑफ वर्थ, वो सारे सवाल इंसान के मन में आते हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि अगर हम सभी लोग अपने घरों से शुरू करें, अपने आप से शुरू करें, तो शायद हम एक बहुत बड़ा चेंज ला पाएंगे। आप तो 2 मिनट की बात कर रहे हैं। जिस इंसान ने हमें जन्म दिया, अगर हम उसके लिए दिन में समय नहीं निकाल पाते, उनके साथ बैठकर एक भोजन नहीं कर पाते, या उनका दिन कैसा था नहीं पूछ पाते, तो शायद ये एक बहुत ही सैड स्टेट है। और जैसा कि आपने बोला कि ये प्रॉब्लम जो है डिप्रेशन की, या फिर जितने हमारे बुजुर्गों को प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बढ़ती जा रही है। तो शायद हम तो डेफिनेटली अपने फाउंडेशन और अपने ग्रुप के थ्रू हमेशा इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और बच्चों को सेंसिटाइज भी करेंगे। बट आई थिंक हमने आपके आश्रम में देखा है सर, बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं आप सभी को। जिस तरह से
हम सभी को मिलते हैं जब आकर, तो हमें दिखता है कि उनके चेहरों पर खुशी जिस तरह से आप लेकर आते हैं, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। कोई ऐसी इंस्टेंट है जो आपको याद आता है इस समय हमसे बात करते हुए, जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा हो? देखिए, टर्निंग पॉइंट तो मेरा, मैं जब जेएनयू में पढ़ रहा था जी उस समय जो है मुझे जॉब ऑफर था यूएस से, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस में 83 में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट था उस जमाने में। तो उससे मुझे जॉब ऑफर आया था यूएस से। तो उस समय जो है मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया कि अगर मैं यूएस चला जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स इंडिया में ही रह जाएंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ जाके रह नहीं सकते। तो जी मैंने वो जॉब ऑफर छोड़ा था बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन मैंने जो है बहुत सारे इंसिडेंट, एक इंसिडेंट मैं आपको क्या बताऊं कि वो बुजुर्ग जो हैं वो अमेरिका में स्ट्रक्चर, सरदार जी थे, वो अमेरिका में स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे। जी और वो उनका बेटा ही उनको छोड़ने आया जी आश्रम में लेकर के। मैंने कहा कि देखिए हम लोग जो हैं, ये कौन हैं? तो उस बेटे ने कहता है कि ये मेरे दूर के जानने वाले रिश्तेदार हैं, और ये जो हैं कैसे हमारे पास आ गए, और इसलिए मैं लेकर आया हूँ। उन्होंने वहीं बोले, मेरे से बोले वो बुजुर्ग कि नहीं, ये मेरा बेटा है, ये झूठ बोल रहा है। ये देखिए कि ये मेरा बेटा है, झूठ बोल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि ऐसा है जी, अगर आप जो हैं हमें, मैंने सोचा कि शायद इसके थोड़ी इंसानियत हो। मैंने कहा कि एक बार आपने एडमिट अगर कर दिया तो फिर आप दोबारा इनसे मिल नहीं सकते, क्योंकि जी ये जो है, जब आप आओगे तो दूसरे जो हैं, अगर ऐसे लोगों को हम लोग नहीं रखते हैं, हम सड़क से उठाते हैं। इस जी केस में जब इनका कोई नहीं है, आप बता रहे हो, तो हम रख लेंगे, लेकिन आप नहीं आओगे मिलने। उसने कहता ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन इसलिए उससे किया था कि शायद ये फिर अपने पेरेंट्स को जी ले जाए, अपने फादर जी को। जी दूसरा क्वेश्चन मैंने किया था कि आप जो है, अगर इनकी डेथ होगी तो क्रिमेशन की पावर हम अभी आपसे लिखवा करके हम ले लेंगे, आप इनको क्रिमेशन नहीं इनका कर सकते, जी आप सोच नहीं सकते। उसने कहा ठीक है, पेपर दीजिए। मैंने पेपर दिया, उसने लिखकर तुरंत दे दिया। इतना पत्थर दिल भी कोई हो सकता है? इतना जो है मुझे खराब लगा। और उसके बाद जो है वो बुजुर्ग हमारे पास आ तो सिक्योर। शायद डॉक्टर भगत की कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है, जिस वजह से शायद वो इस टाइम वेबिनार में दोबारा कनेक्ट करेंगे। जब तक मेरी टीम उनको कॉल करके हेल्प करती है इस वेबिनार में दोबारा ज्वाइन करने के लिए, मैं डेफिनेटली एक बार दोबारा से इस वेबिनार के थ्रू सभी गेस्ट्स को यही मैसेज डॉक्टर भगत के बिहाफ पे और हमारी डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन के बिहाफ पर एक बार फिर कहना चाहूंगी, इससे पहले कि डॉक्टर भगत हमारे पास वापस वेबिनार में आए और आपके कुछ सवालों का जवाब दे। हाँ, ये सच बात है that in our day-to-day life we do feel that we are indispensable. We want to go to work, we want to achieve greater heights, but we should always remember our roots. We also have to understand that we have a responsibility towards our parents who have brought us to this point where we are in a position to achieve what we want to. So, like Dr. Bhagat just mentioned, that he had a brilliant opportunity. Not trying to say that everybody should forego all opportunities, but हमारे को शायद अपनी आत्मा को मार के कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर मैं डेफिनेटली डॉक्टर वाधा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस चीज पर रोशनी डालें कि किस तरह हम अपने घर में बच्चों को सेंसिटाइज कर सकते हैं और हम सब जिम्मेदारी ले सकते हैं अपने बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए। सर, आई एम श्योर आपकी भी गाइडेंस के अंडर हमने हमेशा काम किया है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप भी एक बार हमें बताएं किस तरह से वी कैन गाइड। नीडलेस टू से दैट हम हमेशा अपने मानव रचना स्कूल के बच्चे, जैसा कि डॉक्टर भगत ने बोला कि इतने रिस्पॉन्सिबल और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हमें अपने स्कूल्स और यूनिवर्सिटी से, एंड बच्चे साइकोलॉजी के डिफरेंट फील्ड से खुद जाकर टाइम स्पेंड करते हैं।
डॉक्टर वाधवा, आई एम श्योर आप भी एग्री करेंगे कि ये एक हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में, जहाँ पर एक तरफ यूथ है जो अपने एम्बिशन की तरफ जाता है और उन्हें पेशेंस नहीं होती, समय नहीं होता अपने बुजुर्गों का। तो ऐसे में आपका क्या कहना है साहब? रितिका जी, एक तो डॉक्टर भगत जी से प्रयास जारी रखें उनसे दोबारा लिंक करने का, क्योंकि मे बी ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, परंतु मैं उनकी बातें सुनने के बाद आई शुड से कि यस, ही इज ए नोबल सोल। जैसा उन्होंने ये अपना 18-19 वर्ष का जो अपना तजर्बा शेयर किया, और जो उन्होंने बच्चों को, यूथ जो आज इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं या दूसरे लोग जुड़े हैं, सबको उन्होंने जो अपनी जो है पारिवारिक संस्कार, पारिवारिक पृष्ठभूमि में अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, अपने रिलेशन में जो बुजुर्ग हैं उनको जिस आदर सत्कार और मान से उनकी केयर करने का जो संदेश दिया, ये अपने में एक बहुत बड़ा जो है पार्ट है, एक गाइडेंस है। और इसी से लोग अंदाजा लगाते हैं, जब अभी आपने देखा, आपने खुद कहा कि बड़े वो पत्थर दिल बेटा था जो फादर को दोबारा ना मिलने का, उसकी क्रिमेशन में भी अपने राइट्स फॉरगो करने का लिख के देके जा रहा है। इससे बड़ी उनका जो है सब कुछ, चाहे वो जितना बड़ा हो गया हो, जितना बड़ा उसका स्थान हो, उसको तो मतलब समाज जीरो से ही गुणा देगा जो वो करेगा। उनका उन्होंने वो जो पेरेंट्स का जो फर्ज था पेरेंट्स की प्रति, वो नहीं निभाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हम तो वैसे ही हमारे देश में बड़ी जो है परंपराएं रही हैं, ये बड़ी सिविलाइज्ड सोसाइटी है हमारी, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे गुरुओं के दिए हुए संस्कार बड़े उच्च कोटि के हैं। तो हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसे केसेस कम हुआ करते थे, परंतु जैसे डॉक्टर भगत जी ने शेयर किया, पिछले शताब्दी 2 डिकेड से उन्होंने कहा कि ऐसे केसों की संख्या कई गुना बढ़ी है। ये वाकई बड़ी दुखदाई बात है। फिर उन्होंने जो डेमेंशिया के, अल्जाइमर के केस मतलब उससे कनेक्टेड भी कई बुजुर्ग इनके केंद्रों में लाए जाते हैं या ये पिकअप कराते हैं। तो ये सारी बातें हम सबको समझने की आवश्यकता है, और इस प्रकार के मुहिम से जुड़ने की संस्था है। इससे बड़ा सोशल सर्विस कोई नहीं है, इससे बड़ा नेक और आत्मा को सुख देने वाला कार्य कोई नहीं है। और मैं इसीलिए जो है ना, यूथ जो मेरे संपर्क में आते हैं, हम अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा भी जो आप देखें, हमारे एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, विजन, हमारा विजन मिशन है। हमारे फाउंडर डॉक्टर ओपी भल्ला जी बड़े काइंड नोबल सोल, उनका भी यही वो था। मुझे याद है जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में था, उनके मेरे पास फोन आते थे कि हम एक ओल्ड एज होम सेटअप करना चाहते हैं। मैं आज बड़ी ईमानदारी से शेयर कर रहा हूँ, वो कहते थे कि कोई आपकी गवर्नमेंट की या हुड्डा की स्कीम में ओल्ड एज होम, तब मैं उन्हें कहता था कि हुड्डा खुद उन्हीं से प्रभावित होके मैंने गुड़गांव में और 1-2 जगह और ओल्ड एज, एक पंचकुला, एक गुड़गांव, हुड्डा के ही एक स्थान पर प्लॉट में ओल्ड एज होम सेटअप किया। वहां सारी सुविधाएं दी, उनके मनोरंजन की, उनके रहने की, उनके बर्तनों की। गुड़गांव में सेक्टर 4 में जहां मैं रहता था, मुझे क्योंकि ये मैसेज डॉक्टर भल्ला जी की तरफ से, वो मुझे से कहते थे कि फरीदाबाद हमें ऐसा एक साइट दिला दो, हम एक ओल्ड एज होम सेटअप करना चाहते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय, उनमें वो सारे गुण थे समाज सेवा के, समाज के प्रति दया भावना। और भी कई वर्ग हैं, कोई इतने उससे है, कोई स्लम एरिया में है, कोई रोगी है, कोई महिला है, कोई ऑर्फन्स है। There are lot of other categories also. So we should be kind, compassionate,
जहां भी हमें अवसर मिले ऐसी संस्थाओं के साथ, ऐसे प्रोग्रामों के साथ जुड़ना चाहिए। ये हमारे में हमारे पर्सनालिटी को जो है ना स्ट्रांग बनाता है, हमें कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी बनाता है, हमें जो है ना वो जो समाज के प्रति दया भावना, जिम्मेवारी, समाज के प्रति जो ऑब्लिगेशन है, वो हमारा टू रीपे बैक टू द सोसाइटी, ये सारे क्वालिटीज हमें ऐसी संस्थाओं से जुड़ने से मिलते हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि आपने बीच में बिल्कुल ठीक बात बोला कि ये तो हमारे भारत की हमेशा से परंपरा रही है, बल्कि हमें देखकर बाकी देश प्रभावित हो रहे हैं टू गो टूवर्ड्स अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। किस तरह से बड़ों की गाइडेंस में इंसान हमेशा ठीक काम करता है। कहीं ना कहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे पास जैसे व्हाट्सएप पर सवाल आ रहे हैं, वो ये है कि जनरली जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं और घर के बुजुर्गों के बीच में कुछ फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से लेवल्स ऑफ पेशेंस कई बार ड्रॉप होते हैं एंड तो वहां पर कहीं ना कहीं एक गैप आता है, तो वो गैप फिर बढ़ता चला जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस गैप को हम किस तरह से कम कर सकते हैं? देखिए, समय के साथ परिवर्तन आते रहते हैं जी। हमारा भी समाज अछूता नहीं है। अब ग्लोबल सोसाइटी हो गई है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, अब न्यूक्लियस फैमिली का कंसेप्ट आ गया, फिर मॉडर्न जैसे मैं जो डॉक्टर भगत जी भी हिंट कर रहे थे, लोग माइग्रेट करके आए, जॉब की उसमें कई दिक्कतें हैं, फिर आजकल की गृहिणियां अब वर्किंग हो गई, तो वो बुजुर्ग जो घर पे हैं उनके लिए बड़ा कई बार मुश्किल होता है, कई बार डिफिकल्टीज भी होती हैं, परंतु जिनमें संस्कारिक पूरे जो इस प्रकार की वैल्यूज कैरी करती हैं, वो इतना सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती हैं कि बुजुर्ग भी इग्नोर्ड ना हो। चाहे यस वर्किंग कपल हैं, दोनों जाते हैं, बच्चों को भी किसी स्कूल में छोड़ा, केंद्र में छोड़ा, परंतु बुजुर्गों को भी मतलब उनको एज इट इज नहीं छोड़ देना चाहिए, कोई ना कोई मुनासिब प्रबंध होना चाहिए। और लाइफ हर एक के जीवन में आज कुछ ना कुछ डिफिकल्टी है, कोई ऐसा नहीं सारे सुख शांति से जी रहे हैं, परंतु प्रयास ये होना चाहिए कि बुजुर्ग जो लाइफ के आखिरी पड़ाव में होते हैं, वो ये ना महसूस करें कि परिवार में हमारी आवश्यकता नहीं, दे वांट अस टू क्विट। कई तो परिवार मतलब कई तो पेरेंट्स को इस प्रकार का पुश आउट कर देते हैं, परंतु कई बार वो कह नहीं पाते, पेरेंट्स खुद फील करते हैं एंड देन दे डिजर्ट सच फैमिलीज। तो इस माहौल में आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में बुजुर्गों का भी कर्तव्य है कि वो उतनी एक्सपेक्टेशन उनकी नहीं होनी चाहिए जो पुराने समय में थी। उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मॉडर्न कपल्स, मॉडर्न जो लोग बेटा बहू या बेटी दामाद, उनकी भी लिमिटेशंस हैं, उनको भी रीजनेबल रहना चाहिए, ओवर डिमांडिंग या ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यंग कपल्स को भी कुछ रीजनेबल होना चाहिए इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज लिमिटेशंस। फिर भी वो एक एक्सट्रीम स्टेज नहीं आनी चाहिए कि पेरेंट्स शुड स्टार्ट फीलिंग इग्नोर्ड, डिप्रेस्ड एंड देन दे लीव आउट एंड out of frustration they start putting up in old age homes. मैंने frankly speaking जो सेक्टर 4 गुड़गांव का वो किया था, सब कुछ सेटअप किया हमने, वी इनवाइटेड पीपल टू ज्वाइन, बट जो बुजुर्ग आए उनके बच्चे उन्हें ले गए कि यहाँ मेरा बाप बाप रहेगा तो मेरी बदनामी होगी, कहेंगे इन्होंने पेरेंट्स को छोड़ दिया। तो वो वहां कोई रेगुलर इनमेट्स नहीं थे। मुझे प्रसन्नता होती थी कि दिन में बुजुर्ग आए, खेलें कूदें, वहां अपना वो करें और शाम को चले जाएं। जो 2-4 बुजुर्ग रहने आए उनको उनके बेटे बहुएं मना के वापस ले गए। दैट स्पिरिट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, क्या बात है डॉक्टर साहब? डॉक्टर भगत इज हियर अगेन, उन्होंने दोबारा सेशन को ज्वाइन किया है। मैं चाहूंगी वो अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, और जब तक डॉक्टर भगत अनम्यूट करते हैं, डॉक्टर भगत आपने बहुत वैलिड पॉइंट एक रखा है यहाँ पर, जो कि मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगी कि एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ से एक डिफाइंड होनी चाहिए
और आई थिंक उसका एक ही तरीका है कि लोग आपस में बात करें। बात के बिना कम्युनिकेशन के ये चीज नहीं पॉसिबल होगी। तो डॉक्टर भगत, आपने सेशन को दोबारा ज्वाइन किया, थैंक यू। आई थिंक टेक्निकल इशू था। अभी जो है, जो सर बात कर रहे थे वाधवा सर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा नहीं, 2 दिन पहले इस बारे में सोच रहा था। मैं कहा कि अब बुजुर्गों को, एक्चुअली हुआ क्या था कि कल किसी हमारे एम्प्लॉय ने, एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से ने मुझसे क्वेश्चन किया था, वो न्यूली ज्वाइन थी। कहा कि सर, क्या ये बात अब हम लोगों को मान लेनी चाहिए कि बुजुर्गों को अपना ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए? मैं कहा, देखो, जिस तरह से जो समय बदल रहा है, उससे तो बुजुर्गों को पहले ही, जैसे ही वो रिटायरमेंट से पहले ही उन्हें जो एक्सपेक्टेशन सर ने बात की थी, एक्चुअली यहाँ हम फंस जाते। हमें ये है कि नहीं, हम बूढ़े हो गए, अब तो मेरा बेटा बहू सब लोग ख्याल रखेंगे, परिवार ख्याल रखेगा, ये एक माइंड मेकअप कर चुके हैं। अब वो चीज बदलनी पड़ेगी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अपनी लाइफ है और उन्हें ठीक है। जो बच्चे संस्कारिक हैं, जिनको हमने पूरी लाइफ संस्कार दिया, जो कर रहे हैं, वो तो बहुत अप्रिशिएबल है। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं, तो हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए, उससे हमें स्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए कि दूसरा बेटा दूसरे पेरेंट्स को। जी, आई थिंक डॉक्टर भगत का कनेक्टिविटी फिर से थोड़ी सी रुकी है, लेकिन उन्होंने बात अपनी पूरी कर ली है, जो कि डॉक्टर वाधा की ही कनेक्टेड बात थी, दैट एक्सपेक्टेशंस शुड बी रीजनेबल। जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंट्री का यूथ अपने बुजुर्गों को लेकर रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंसिटिव होगा, शायद कुछ कदम हमारे बुजुर्ग अगर हम उनसे सोचें कि वो इस तरफ लें, तो आई थिंक वो भी उतना ही मुनासिब होगा। हम देख रहे हैं कि ये चेंज हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी आ गया है। कुछ पॉजिटिव ग्रुप्स हैं जहां पर बुजुर्ग अपने आफ्टरनून में स्पेंड कर सकते हैं, बुजुर्गों को बहुत मान सम्मान से, जो उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, चाहे वो सोशल वर्क से जुड़ना चाहे या घर में कुछ करना चाहे, ग्रुप्स फॉर्म करें। शायद इस तरह से एक कॉमन ग्राउंड मेंटेन करना आसान रहेगा। रितिका, माय रिक्वेस्ट, डॉक्टर साहब जो वो पहले डिस्कनेक्ट होने से पहले जो वो अमेरिका के स्ट्रक्चरल इंजीनियर की बात, वो वहां कट गया था। वी वांट टू नो के व्हाट हैपेंड टू दैट ओल्ड पर्सन। एब्सोल्युटली। सो पूछे डॉक्टर भगत, आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज हम तक अभी पूरी तरह आ नहीं रही है। क्योंकि डॉक्टर भगत का ये बहुत ही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव इस एरिया में है जहाँ कई बार थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू रहता है, और हम इस चीज़ को पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हैं और उनके जवाब का वेट करने के लिए भी। While Dr. Bhagat is trying to help his technical snag during the webinar, I would once again like to highlight before Dr. Bhagat joins us that what he has mentioned in this entire webinar is very valid. डॉक्टर भगत ने जो चीज़ों को हम सबको मेंशन किया है, शेयर किया है, वो बहुत वैलिड है। वन कि कहीं ना कहीं जो लोग थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया, जो अपने मिशन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, उनका लेवल ऑफ स्ट्रेस कहीं ज़्यादा होता है बाकियों से, एंड वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इन चीज़ों को लेकर, चाहे डिमेंशिया हो, अल्जाइमर्स हो, इन प्रॉब्लम्स को वो थोड़ा जल्दी फेस करते हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमारी लाइफ एक बैलेंस में होनी चाहिए। जहाँ काम है तो वहाँ हमारी फैमिली, हमारे घर के बच्चे, बुजुर्ग, हमें सबको साथ लेकर चलना है। वी कैन नेवर लिव इन आइसोलेशन बिकॉज लाइफ एक फुल सर्कल है। अगर आज हम यंग हैं, सब कुछ कर पाएंगे, तो वो वक्त हमारा भी आएगा जहाँ हमारे बुजुर्गों को आज हमारी जरूरत है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने हमसे और डॉक्टर वाधवा ने ये भी शेयर की कि शायद फीलिंग्स का यहाँ पे बहुत महत्व है। हर इंसान को एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी इज्जत और थोड़ा प्यार चाहिए, और आई एम श्योर कि हम सभी लोग जो इस वेबिनार से समय जुड़े हैं, ये दोनों चीजें देने के काबिल हैं। प्यार और इज्जत अगर हमें चाहिए, उतनी ही हमारे बुजुर्गों को चाहिए, उतनी ही हमारे समाज को हमसे हमारी जरूरत है।
And like he also mentioned, ये काफी process काफी हद तक psychological है. Psychological because I think किस तरह से हम हमारी सोच हमारे actions को impact करती है. It is very very psychological. And needless to say, वो बहुत ही प्यारे हमारे students जिन्होंने हमें यहाँ join किया है, faculty members, जिनका support गुरु विश्राम वृद्ध आश्रम को रहा है. And I also must mention the guidance of our chief patron Srimati Satya Bhalla ji. मेरा खुद का सफर before I can, we are almost nearing the end. वो खुद इन गलियों में चलकर गई थी जिनके साथ मैं पहली बार गई थी, and I was absolutely amazed at the kind of dedication that she had towards this cause. So इसी webinar को अब हम, क्योंकि we are almost nearing the end of this webinar, Dr. Vadva, would you like to say some words and share your experience? चलो, सबसे पहले तो we should thank Dr. Bhagat, and he guided the participants, the youth especially, very well. उन्होंने बहुत मैसेज दिया और हमें बुजुर्गों की जो समस्याएं हैं, कई मैं भी इतना परिचित नहीं था डेमेंशिया और अल्जाइमर के जो केसेस, हालांकि हम सुना करते थे. उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से हम सबको गाइड किया. कई ऐसे केसेस हो जाते हैं, वी शुड हेल्प सच पीपल. और बाद में उनकी फैमिलीज को इन बुजुर्गों से कैसे कनेक्ट करने का, पुलिस की मदद, सोशल नेटवर्किंग की, सोशल साइट्स की मदद से. प्लस एवरीबॉडी, ऑल ऑफ अस मस्ट कंट्रीब्यूट समथिंग, चाहे हम सेवा भाव से, चाहे फाइनेंशियली, चाहे वैसे. ऐसी संस्थाओं से हमें जुड़ना चाहिए समाज में, ताकि दुख कष्ट कम हो. और मिलजुल के ही ऐसा होता है. सरकारी संस्थाएं हैं, यद्यपि हैं, पर उनकी सीमाएं हैं. तो क्योंकि इस प्रकार के केसेस की संख्या बहुत बढ़ती है, हर जगह सरकारी सुविधा मिलना असंभव है, तो सामाजिक संस्थाएं, एनजीओज ही समाज की इस प्रकार के कल्याणकारी कार्यों में भागीदारी डाल सकते हैं. और इसी उद्देश्य से जो आपने डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन है, हमारे सभी स्टूडेंट्स, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स को उनकी चॉइस के मुताबिक जिस भी विषय में उनकी रुचि हो, डेवलपमेंट हो, समाज कल्याण हो, सफाई हो, एनर्जी सेविंग हो, एनवायरनमेंट हो, हमें हमारे एम्स ऑब्जेक्टिव्स हमारे काफी कंप्रिहेंसिव हैं. तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि किसी ना किसी गतिविधि से अपने आप को जोड़ के रखें. आपको अच्छा लगेगा, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा, आप को ये लगेगा कि आपकी पर्सनालिटी में कोई कमी नहीं है. वो जो एक खाना खाली है वो भरा होना चाहिए किसी भी रूप में. You should start thinking in terms of repaying back to the society. हर एक पर समाज का ऋण है, किसी न किसी रूप में हमने समाज से व्यवस्था से लाभ उठाया. तो जो शोषित वर्ग है, इग्नोर्ड, ऑप्रेस्ड, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, हमें किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत मदद, सहायता, समय निकाल के मेरा ये रोल निभाना चाहिए. मेरा आप सबके लिए आज यही मैसेज है. आई एम ग्रेटफुल टू रितिका, to Vaishali, Sachin for fixing up this beautiful program, and from all of us, Dr. साहब भगत जी फिर जुड़ गए हैं, उनका, उनकी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. वो वास्तव में नोबल सोल हैं, पुण्य आत्मा है, बहुत कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, औरों को भी संदेश दे रहे हैं, और उनमें इस प्रकार के संस्कार जागृत करने के लिए एक बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं. भगवान उनको शक्ति दे, उनको और समर्थ दे, और लोगों में ये अपना जो है मैसेज दे पाए. और ऐसे जो लोग हैं, नीडी लोग हैं, ऐसे इग्नोर्ड, और लोग उनकी दया के पात्र बने, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है. धन्यवाद. थैंक यू डॉक्टर भागवत. डॉक्टर भगत,
आपने बहुत ब्यूटीफुली आज पूरे अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया एंड जैसा कि मुझे आपसे पर्सनली मिलने का सौभाग्य मिला है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे आने वाले समय में हम दोबारा मिले एंड हमारे बच्चे दोबारा आ पाए आपके पास और सभी के साथ समय स्पेंड कर पाए। चलते चलते आपसे एक मैसेज जो हम सभी गेस्ट्स के लिए। मैं यही चाहूंगा कि ये मेरे फादर कहते हैं कि आज जो बेटा है वो कल बाप होगा और फैसला अपने आप होगा। अगर आज हम गलत करेंगे तो हमें कल भुगतना पड़ेगा। ये मेरे फादर का कोट है कि आज जो बेटा है कल बाप होगा और फैसला अपने आप होगा। जिस बेटे ने अपने बाप को छोड़कर यहाँ गया, शायद उसके बच्चे भी, इनको तो जगह मिल गई, आश्रम मिल गया, लेकिन उस बेटे को आश्रय भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस चीज का जरूर ख्याल रखें जब भी अपने माँ बाप को घर से निकालते हैं, तो ऐसा न करें, ये बहुत बड़ा पाप है। जी वाकई नेचर बहुत न्याय करती है, नेचर किसी को नहीं बख्शती। बहुत अच्छा है आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया और मैं चाहूंगा समय, अब ये चर्चा का विषय आ चुका है, हम लोग थोड़ा देर चर्चा करते हैं समस्याओं को लेकर। मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने समय से चर्चा की है और इसको करना ही पड़ेगा हर 6 महीने साल में। इसे थोड़ा जितना समय दे सकें आप लोग अपने, जब भी वेबिनार करते हैं तो बीच बीच में अलग इसी टॉपिक पर अलग अलग समस्याओं को लेकर के मैं बहुत सारी चीजों को मैं बता सकता हूं कि पेरेंट्स से कैसे बच्चे बिहेव करें, या जिनके घर में अल्जाइमर डिमेंशिया के पेशेंट हैं उनको वो कैसे डील करें। बहुत लंबा ये है एक विषय जिसको कि हम लोग बीच बीच में टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज हैं जिनके पेरेंट्स डिमेंशिया या अल्जाइमर से पीड़ित हैं और वो घर में हैं, तो वो लोग परेशान होते हैं। तो मैं बहुत सारे जो इनके साथ जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं, मैं फ्यूचर में चाहूंगा कि आप लोगों के साथ बैठ करके और ऐसे शेयर करूं। जी बिल्कुल, बल्कि क्लोज करते करते हमारे पास एक छोटा सा सवाल जरूर है और सवाल है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी की वजह से घर में डिफरेंसेस आए हैं, हाउ टेक्नोलॉजी कैन ओवरकम दीज डिफरेंसेस बिटवीन यूथ एंड द ओल्ड एज ग्रुप। तो मेरे ख्याल से उसमें बुजुर्गों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे बच्चे कोई कर रहे हैं, यूट्यूब पर कुछ देख रहे हैं, फेसबुक पर, तो अकेले ना देख करके अपने दादा दादी को भी दिखाएं कि देखो ये फेसबुक पर ये चीजें हैं, क्योंकि वो उससे अछूता तो रह नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, तो बुजुर्गों को इन्वॉल्व कर लें। ऐसा नहीं कि वो अकेले देख रहे हैं बैठ करके, अपनी दादी को भी दिखाएं कि देखो दादी ये चीजें हैं। ठीक है, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। मतलब आपने पकड़ लिया कि बच्चों से तो छूटने वाली है नहीं, तो बुजुर्गों को उसमें साथ ले लो। बुजुर्गों को साथ लेंगे, उनको भी लगेगा कि ये क्या नया चीज आ गया है। जी बिल्कुल, वेरी स्वीट, वेरी नाइस आइडिया सर, वी विल डेफिनेटली कीप दैट। आप बहुत पॉजिटिव हैं। आई थिंक आपसे बात कर कर जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है शायद बहुत ही पॉजिटिव नोट पर निकलेंगे। एंड रादर देन सेइंग कि हमने बुजुर्गों को रखा है, हमें कहना चाहिए कि हम उनकी ब्लेसिंग्स की छाया में जीते हैं। एंड रादर देन सिर्फ रखना, मेरे ख्याल से साथ में जीना अच्छे से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक इसी पॉजिटिव नोट पर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर वाधवा का, सभी गेस्ट्स का जिन्होंने अपना समय निकाला, मेरे टीम मेंबर्स वैशाली एंड सचिन। एंड इसी के साथ आज का वेबिनार हम यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन आपके साथ हमारा रिश्ता पहली की तरह और जिंदगी भर का रहेगा। सो हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार नमस्कार। Now I would request all the guests, you may please log out. Thank you for joining the webinar. Thank you. The meeting may please be ended.